वेलकम एवरीवन। आ गया हूँ क्लास 11th का एक और नया चैप्टर लेकर मैथमेटिक्स का, जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो ये चैप्टर आपको, इस चैप्टर का ही फर्स्ट पार्ट आपने क्लास 10th में पढ़ा था, जो कि है एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद मैंने बताया था कि आपको पढ़ना है जीपी क्लास 11th में, और क्लास 12th में आप पढ़ेंगे एचपी, दैट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो क्लास 11th में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, ठीक है। हम थोड़ा बहुत रिकैप भी करेंगे कि एपी क्या था, ठीक है, जिससे कि हमें अगर कहीं भी एपी करने की ज़रूरत अगर हमें हो तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ क्लास 10th में यूज़ हुआ था, क्लास 11th में यूज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत एक यू कैन से वन काइंड ऑफ रिकैप करेंगे हमारे एपी को, क्या क्या फार्मूला हमने देखा था उस चैप्टर में, वो हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, फिर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एपी, ठीक है, एपी किसे कहते थे अगर आपको याद हो तो एपी मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें, जैसे कि मैंने कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। तो एपी का मतलब होता था कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होता था। अगर तुम इससे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करे हुए, या फिर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करोगे, या फिर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करोगे, या फिर सिक्स्थ टर्म से अगर फिफ्थ टर्म को माइनस करोगे, तो तुमको इन सब का वैल्यू सेम आता हुआ मिलेगा। उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखो, अगर मैं टू में प्लस 2 करूँगा तो 4 मिलेगा, अगर 4 में प्लस 2 करूँगा तो 2 मिलेगा, सॉरी, अगर मैं 4 में प्लस 2 करूँगा तो 6 मिलेगा, 6 में प्लस 2 करूँगा तो 8 मिलेगा, 8 में प्लस 2 करूँगा तो 10 मिलेगा, और 10 में प्लस 2 करूँगा तो 12 मिलेगा। मतलब 4 माइनस 2 कर रहा हूँ, 2 मिल रहा है, 6 माइनस 4 कर रहा हूँ, 2 मिल रहा है, 8 माइनस 6 कर रहा हूँ, 2 मिल रहा है। अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है तब हम कहते हैं कि ये जो है ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम इन नंबर्स को क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं टर्म्स, ठीक है ना, इनको हम कहते हैं टर्म्स। और हम एपी में किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास एक जनरल टर्म का फॉर्मूला भी है, ठीक है। अगर हमें सपोज़ इसी एपी का 100th टर्म, 500th टर्म, या फिर कुछ और टर्म्स अगर हमें निकालना हो तो जनरल टर्म का फॉर्मूला भी लिख लो एपी का, ठीक है। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो जनरल टर्म जो है ऑफ एन एपी, ये आपको पता है, जिसको हम nth टर्म भी कहते हैं, जिसको आप tn भी लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं, और आप an भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता था फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये सब बात आपको पता ही होनी चाहिए। अच्छा, तो ये आपका एक याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो आप इसको फिर से रिकैप कर सकते हैं। तो आपका ए जो है वो है फर्स्ट टर्म, और डी आपका कॉमन डिफरेंस। अच्छा, देन एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स,
इसके बाद और क्या था, जनरल टर्म हो चुका है। हाँ, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द एंड भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लो। nth टर्म फ्रॉम द एंड या फिर फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी, इसको भी निकालने का एक तरकीब है, डायरेक्ट फार्मूला है वैसे, ठीक है। आप चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं एपी को, फिर निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक फार्मूला है, एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो फार्मूला है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज़ l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अगर तुमको पीछे से किसी भी नंबर टर्म का वैल्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आपका l जो है वो आपका लास्ट टर्म है, तो आपको लास्ट टर्म पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, ये बातें आपको फिर से रिकैप में करवा रहा हूँ बिकॉज जीपी में भी कहीं ना कहीं आपको एपी का थोड़ा बहुत यूजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एपी का हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला देख लिया है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट या फिर एंड ऑफ एन एपी का भी फॉर्मूला हमने देख लिया है, ठीक है। और अब हम देखेंगे सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला, जो आपको पता है बहुत आसान है, ठीक है। तो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपका एक और बार रिकैप हो जाए। सम ऑफ n टर्म्स, n अभी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 10, 20, 1000, 100, 1 लाख, ठीक है ना। तो n टर्म्स, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, 3 फार्मूले हैं, ठीक है, सेम ही होते हैं वो तीनों। तो पहला आपको पता है कि एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दूसरा फार्मूला एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी का एक और फार्मूला आप लिख सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस nth टर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों फार्मूले आपको एक और बार फिर से मैं रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है ये फॉर्मूले। अच्छा, एपी तो यही था और कुछ तो था नहीं एपी में, सम था और जनरल टर्म और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट या फिर एंड, ठीक है। इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया। इसके बाद और कुछ तो मुझे नहीं लगता कि चाहिए, और तो यही है ना। हाँ, तो ये आपके एपी का फिर से हमने थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया है, रिकैप, फ्लैशबैक, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलना है बोलो, वो हमने देख ली है। अब हम आ जाते हैं अपने जीपी में कि जीपी क्या चीज़ है, ठीक है। ये जीपी क्या चीज़ है इसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं, ठीक है। जीपी भी एक यू कैन से सीक्वेंस ही होता है, ठीक है, लेकिन ये एपी से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो, अच्छा, और एपी का जो टर्म्स होते हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं वो लिख देता हूँ ना। अच्छा, तो टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे होते हैं वो भी लिख देता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स कैसे होते हैं। पहला आपका फर्स्ट टर्म, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, ऐसे करते 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 चलता जाता है ना, अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट टर्म है जिसको हम a1 लिखते हैं, ये आपका सेकंड टर्म a2, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म a3, ये आपका फोर्थ टर्म a4, ये आपका फिफ्थ टर्म और ये आपका nth टर्म, इसको हम an लिखते हैं, है ना। हाँ, बस ये आपका AP हो गया। थोड़ा बहुत हमने रिवाइज़ कर लिया AP को, जो हमने क्लास 10th में किया था उसी को हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, बेसिक्स, ओके।
Now let's begin our chapter. और ये चैप्टर आपको पता ही है, ये है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थोड़ा सा डिफरेंट है एपी, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है बताता हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखो डिफरेंस क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो जीपी, एपी, ये आपका जीपी है। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है एपी और जीपी में, ये हम अभी देखने को मिलेगा आपको। सो इसका डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं हम, इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ non-zero नंबर्स। ये नॉन ज़ीरो नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है, लेकिन एपी में ज़ीरोस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जीपी में कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। ए सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स इज कॉल्ड जीपी, ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ ए टर्म if the ratio of a term and the term preceding to it is always a constant, always constant लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो डेफिनेशन से थोड़ा बहुत आपको समझ में अगर आ रहा है तो वेरी गुड, अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ क्या कहा गया है इसमें। तो जीपी का मतलब एक सीक्वेंस होगा नॉन ज़ीरो नंबर्स का, लेकिन एपी जो है वो ज़ीरो का भी एक सीक्वेंस होता है। एपी में ज़ीरो इज़ पॉसिबल कि एक टर्म ज़ीरो हो सकता है, लेकिन जीपी में वो पॉसिबिलिटी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में नॉन ज़ीरो नंबर्स लिखा हुआ है। इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है कि नॉन ज़ीरो नंबर्स का सीक्वेंस को हम जीपी कहते हैं अगर एक टर्म और उससे पहले वाले टर्म का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा, तो एग्ज़ाम्पल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 2, 8, 32, ठीक है। इसके बाद 128, ऐसे करते 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 ये चलता जा रहा है, ओके। अब ये इसको हम जीपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टर्म और इस टर्म का रेशियो अगर करते हो और इस टर्म का और इस टर्म का रेशियो अगर करते हो तो तुमको हमेशा सेम वैल्यू मिलेगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखो गौर से, अगर मैं 2 में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 मिलता है। अगर 8 में 32 से अगर 8 में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 32 मिलता है। 32 में मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 128 मिलता है। तो एपी में क्या था, एपी में प्लस कर करके हमारा टर्म्स आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करते हुए दिखाई दे रहा है कि टर्म्स मल्टीप्लाई होकर टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आ गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द रेशियो ऑफ द टर्म एंड अ टर्म प्रीसीडिंग टू इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। इसका और इसके पहले वाले टर्म का रेशियो, सिमिलरली इसका और इसके पहले वाले टर्म का रेशियो सेम होता है जीपी में। तुम ट्राई कर सकते हो कि अगर तुम 8/2 रेशियो मतलब क्या, डिवाइड कर दो तो तुमको 4 मिलेगा। अगर तुम 32/8 करोगे तब भी तुमको 4 मिलेगा। अगर तुम 128/32 करोगे मतलब कर दोगे तब भी तुमको 4 मिलेगा, ठीक है। तो रेशियो जो है, दिस रेशियो इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। देखो ऑलवेज कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी प्रोग्रेशन को, इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर
एक टर्म और इसके पहले वाले टर्म का अगर मैं रेशियो कर देता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो थ्रू आउट दी सीक्वेंस सेम अगर होता है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अच्छा, ये बात है। जी हाँ, तो जीपी में भी सेम सब कुछ है, एपी जैसा ही है, फर्स्ट टर्म है, लेकिन इस बार कॉमन डिफरेंस नहीं है। बिकॉज डिफरेंस मतलब क्या, माइनस करके तुमको टर्म्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तुमको डिवाइड करके मिल रहा है, मतलब रेशियो करके मिल रहा है, तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस की जगह पर अभी हो जाएगा कॉमन रेशियो। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको ऐसे लिख देता हूँ कि भाई सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो करो, फिर थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो करो, फिर फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो करो, ऐसे करते जाओ अप टू nth टर्म का रेशियो करो, और इससे जस्ट पहले n-1 टर्म का अगर रेशियो करोगे तो तुमको हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा इन जीपी, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को एक नाम दिया गया है जो कि है कॉमन रेशियो। क्या नाम दिया गया है? कॉमन रेशियो, जिसको स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। सिंपल, ठीक है, स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जनरल टर्म क्या है। जैसे एपी का भी जनरल टर्म होता है, जैसे जीपी का जनरल टर्म क्या है, ठीक है। अगर हमें किसी भी टर्म को निकालना है तो क्या फॉर्मूले के मदद से हम निकालेंगे। एपी के लिए तो है a + n-1 इंटू डी, वैसे ही आपके इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। जनरल टर्म तो लिख लेते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, सॉरी जीपी। तो देखो, हमें दिख रहा है कि जीपी में जो टर्म्स है वो एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहा है। अगर मैं इसमें r से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, इसमें r से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलेगा, इसमें r से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलेगा। इसका मतलब जो सीक्वेंस चल रहा है वो कैसा चल रहा है, तो लिखो टर्म्स ऑफ जीपी, टर्म्स ऑफ जीपी लिखो पहले तो समझ में आएगा। टर्म्स ऑफ जीपी, तो पहला टर्म आपका फर्स्ट टर्म a है, फिर a में r से मल्टीप्लाई किया, कुछ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड टर्म मिलता है, फिर इसमें r से मल्टीप्लाई किया मतलब ar इंटू r कितना हो जाएगा, ar², फिर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा, फिर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ टर्म मिलेगा, ऐसे ये चलता जाता है, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट टर्म है वो है ये, दिस इज़ और a1, ये आपका सेकेंड टर्म a2, ये आपका थर्ड टर्म a3, ये आपका फोर्थ टर्म a4, ये आपका फिफ्थ टर्म a5, ठीक है। अच्छा, तो एक बात नोटिस आपको करना है कि फर्स्ट टर्म में r नहीं है, सेकेंड टर्म में r के पावर में 1 है, थर्ड टर्म में r के पावर में 2 है, मतलब 3 से 1 कम है, फोर्थ टर्म में r के पावर में 3 है, मतलब 4 - 1 के बराबर है, फिर फिफ्थ टर्म में पावर r के पावर में 1 कम है। तो ये जो पैटर्न हमें देखने को मिला, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी को डिराइव कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में आपका r का पावर 0, देखो r नहीं है मतलब कि r के पावर में 0 है, सेकेंड टर्म में r के पावर में 1 है, थर्ड टर्म में r के पावर में 2 है। तो जितना टर्म है उससे एक कम पावर में है, जितना टर्म है उससे एक कम पावर में है, जितना नंबर टर्म है उससे एक कम r के पावर में है, और a तो सब में कांस्टेंट a है, ठीक है, a में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है आपका जनरल टर्म का, जो कि है कि nth टर्म ऑफ ए जीपी, देखो इसको लिखता हूँ ऐसे, nth टर्म ऑफ ए जीपी इक्वल्स टू ar टू द पावर n-1, ये आपका जनरल टर्म ऑफ ए जीपी बन जाता है, ठीक है। पावर में एक कम हो जाता है
ठीक है, जितना नंबर टर्म होगा उसमें पावर में एक कम हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट टर्म में एक जो 1 है उससे एक कम पावर में होगा, मतलब 0। जो सेकंड टर्म होगा 2 - 1, यहाँ पर पावर में 1 है, ठीक है ना। तो आपका जीपी का जो जनरल टर्म है वो ऐसे आ जाता है। ये आप कॉमन सेंस की मदद से समझ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जीपी में फर्स्ट टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म आता है, फिर उस सेकंड टर्म में फिर से कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म आता है, फिर उस थर्ड टर्म में फिर से एक कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होकर फोर्थ टर्म आता है। मतलब आर से मल्टीप्लाई होता जाता है, जिसको हमने पावर के फॉर्म में लिखा है। तो जीपी में टर्म्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसे। और किसी भी एक टर्म का अगर हमें निकालना है वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला हमें अपनाना पड़ेगा, मतलब यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ फाइंड द 98th टर्म ऑफ ए जीपी, तो फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं लिखता हूँ कि फाइंड द 98th टर्म ऑफ द जीपी, तो फॉर्मूला क्या होगा, AR टू द पावर 98 - 1। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं AR टू द पावर 97। सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे कि अगर मैं ये पूछूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल T45 का वैल्यू कितना होगा, फाइंड द 45th टर्म ऑफ द जीपी, तो फॉर्मूला क्या होगा, AR टू द पावर 45 - 1, मतलब AR टू द पावर 44, मतलब पावर में एक कम हो जाएगा। सिंपल, जैसे AP में था, है ना, वैसा ही है। तो अब एक क्वेश्चन करो तुम लोग, तो समझ में तुमको आ जाएगा। सपोज एक जीपी गिवन है, ठीक है, एक जीपी गिवन है, सपोज़ कि 1/4, अच्छा जीपी लिख देता हूँ पहले। तो जीपी सपोज एक गिवन है 1/4, -1/2, -1, -2, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है। ओके, नाउ फाइंड द सपोज मैंने कहा फिफ्थ टर्म, इसका फिफ्थ टर्म निकालो इस जीपी का। तो किसी भी जीपी हो, एपी हो, कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना चाहिए, मतलब क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस केस में, फर्स्ट टर्म तो आपका 1/4 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, मतलब -1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन रेशियो आपका -2 है। सिंपल। अब हम क्या अब हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म। तो फॉर्मूला क्या है, AR टू द पावर 4, ठीक है, AR टू द पावर 4, 5 - 1 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। A कितना है 1/4 इंटू R कितना है -2 के पावर में 4, तो 1/4 इंटू -2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, कैंसिल होकर 4 हो जाएगा। तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। आप इसको खुद भी देख सकते हैं कैसे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इसमें हमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो -2 इंटू -2 कितना आ जाएगा 4, आ गया आपका फिफ्थ टर्म। तो यहाँ तक तो हो गया। ऑल्सो फाइंड, अब करो इस सेम क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म में निकालो, मतलब nth टर्म में निकाल लो। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ऑल्सो nth टर्म का फॉर्मूला AN लिख सकते हो या फिर TN लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला है AR टू द पावर n - 1। अब n का वैल्यू हमें नहीं पता, बिकॉज जनरल टर्म निकालना है, मतलब n का वैल्यू n ही रहेगा। और A पता है 1/4 है, इंटू R पता है कितना है -2 है, इसके पावर में n - 1, ठीक है। इतना तक कर सकते हैं। या फिर इसको अब और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, आप 2 को लिख सकते हैं -1, ठीक है, या फिर इसको -2 टू द पावर n - 1, मतलब क्या, -2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई -2 टू द पावर 1, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी।
ठीक है, आपकी मर्ज़ी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। वेल इसका आप इतना तक ही रख सकते हैं, या फिर हाँ, इसका ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, तो 1/4 को तुम लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 को लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर इंटू -2n डिवाइडेड बाई -2 का पावर 1, ठीक है। तो n-1 का मतलब क्या है? पावर माइनस का मतलब है कि -2 जो है वो पहले डिवाइड में हुआ, मतलब -2n था डिवाइडेड बाई 2 था, इसके पावर में 1 था, तो बेस सेम, सॉरी -2 होगा, -2 हाँ, तो -2 और यहाँ पर आपका पावर में n है, तो बेस तो सेम है भाई साहब, ठीक है ना, बेस तो सबका सेम है, और बेस सेम होने के साथ साथ तुम्हारा डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस, तो -2 यहाँ पर n है और यहाँ पर 1 है, -1। तो इसी चीज़ को तुम ऐसे भी फिर से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं और पावर में 1 नहीं लिखूँगा। अब देखो 2 कितना है ये? 2 है, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर में -2 इंटू -2n बाई -2। अच्छा, इसके बाद इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर जो माइनस है उसको ऊपर लेके जाओ, तो 2 इंटू -2n बाई 2। अब इसके साथ ये डिवाइड में है, तो क्या होगा? पावर -2 -1 इंटू -2n, इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू -2n। वेल इसको इतना सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है, या फिर इसको ऐसे रख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखते हैं। वैसे भी इतना सिंप्लीफाई करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है ना, इसको ऐसे रख दो फ़िलहाल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको चेंज करूँगा तो ये -1 आ जाएगा। अच्छा देखो, इतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, तो सिंपली क्या करो, इसका हो जाएगा 2 इंटू, इसको मैंने लिखा -1 इंटू 2 का पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय रुको, इसको -2 लाने की ज़रूरत नहीं है नीचे, इसको यहाँ ही रखो अब फ़िलहाल। तो मैंने -2 को लिखा है -1 इंटू 2, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, तो 2 इंटू ये हो जाएगा -1 का पावर माइनस इतना, और 2 का पावर n-1, और फिर 2 का पावर n-1 -2, और इसमें -1 का पावर n-1, और यहाँ पर अरे इम्प्लाइज को दे रहा हूँ, 2 का पावर n-3 इंटू -1 का पावर n-1। सिंपल, ऐसे भी आप इसको सिंप्लीफाई करके रख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। सिंपल कैसे हुआ समझाता हूँ। 1/4 को लिख दिया मैंने 1/2 का स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो पावर हो जाता है माइनस, सिंपल। और इसके बाद -2 को मैंने लिखा है -1 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको लिख दिया माइनस, अच्छा ये जो है ये है आपका AB⁻m, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि A इंटू बी होल टू द पावर m, और उसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ A का पावर m इंटू बी का पावर m। तो वैसे ही इसमें क्या है, इसको मैंने लिख दिया है A इंटू बी के फॉर्म में, तो इसका अलग से पावर हो जाएगा इंटू इसका अलग से पावर हो जाएगा, देखो। और यहाँ पर बेस सेम है, 2 है, और मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब पावर प्लस हो जाएगा, तो n-1 प्लस -2 है, तो प्लस साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ गया, और 1 -2 हो जाएगा -3। सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। इतना तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, शॉर्टकट में बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, शॉर्टकट में समझो इसको।
सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्थ टर्म आपका 10 है और सेवेंथ टर्म आपका 80 है और आपका लास्ट टर्म आपका 2560 है, जिसको आप nth टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, nth टर्म भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। अच्छा, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो भी निकालो, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल लो। सिंपली फाइंड फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन रेशियो और फिर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जीपी का क्वेश्चन है, ट्राई करो, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन में गिवन है फोर्थ टर्म है, सेवेंथ टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उस जीपी में वो भी निकालना है। तो फोर्थ टर्म के मदद से हम कुछ लिख सकते हैं क्या? फोर्थ टर्म के मदद से हम क्या लिख सकते हैं? मुझे बताओ जीपी में फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? AR⁴ - 1 = 10, जिसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ AR⁴ जैसे कि आप AP में लिखते हो कि nth। मुझे बताओ AP में फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? तुम बोलोगे A + 3D, सही बात है ना? कैसा आया? A + n - 1 मतलब 4 - 1 × D मतलब A + 3D। तो जीपी में भी क्या फॉर्मूला है? जीपी में फॉर्मूला है AR⁴n - 1। अब n कितना है यहाँ पर? n है 4, तो AR⁴ 1 ये हो जाएगा AR³। ये कितना है? ये T4 का वैल्यू है, मतलब फोर्थ टर्म का ये वैल्यू है। सिंपल। तो AR³ का वैल्यू 10 के बराबर आ गया है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको इतना तक रख दो। इसके बाद तुम करो क्या? इसको सेवेंथ टर्म से कुछ निकालने की कोशिश करो। सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जीपी में? AR⁴ 6 = 80। अब भाई साहब इससे क्या फ़ायदा होगा? इसमें अब क्या करना है? इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, फिर 2 से 1 को डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब AR⁴ 6 डिवाइडेड बाई AR⁴ 3 = 80 डिवाइडेड बाई 10। सिंपल। तो ए कट जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो R³ = 8, तो R का वैल्यू आ जाएगा 2। सिंपल। तो कॉमन रेशियो 2 मिल चुका है, और कॉमन रेशियो मिल गया है तो तुम फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ मैं। इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया, तो AR³ = 10, तो A का वैल्यू आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, R तो 2 है, इसका क्यूब कर दो, मतलब 10/8 5/4, तो A का वैल्यू 5/4 आ गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ गया। अब हाँ, फर्स्ट टर्म आपका आ गया, और फर्स्ट टर्म आ गया है। अब तुमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स तुमको मिलेगा लास्ट टर्म से, है ना? AP में भी मिलता था, यहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ से तुमको क्या करना है? इस लास्ट टर्म से तुम्हें कुछ ना कुछ तरकीब सोचना पड़ेगा। देखो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, या फिर nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? जीपी का बताया था, AR⁴n - 1 हो जाएगा = 2560। A का वैल्यू है 5/4 इंटू R का वैल्यू है 2 का पावर n - 1 = 2560। इसको इससे डिवाइड करो, 5 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 2n - 1 = 512 × 4, ठीक है। अब तुमको कैसे भी करके इन सबको 2 के बेस में लाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? 2 के बेस में इनको लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2n - 1 512, ये होता है 2⁹ इंटू ये होता है 2 का पावर 2, ठीक है। मतलब टोटल 2 की पावर 11, 9 + 2 11। तो 2n - 1 = 211। बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी सेम होगा, तो देयरफॉर n - 1 आपका 11 के बराबर और n आपका 12 के बराबर। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो गया 12, ठीक है। तो इस जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 12 है। बहुत सिंपल है। तो हमने क्या किया? हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इसको 2 के बेस में लाया। तो 512 होता है 2 का पावर 9
बिकॉज 2 का पावर 8 हो रहा है 256, 256 इंटू 2 कितना होता है 5/2, मतलब 2 टू द पावर 9, ठीक है। और 4 मतलब 2 का स्क्वायर आपको पता ही है, तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया है इतना। फिर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 9 और 2 तो मिलाकर 2 टू द पावर 11। फिर ये बेस सेम तो पावर भी सेम, तो पावर सेम लिख के आपका n का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। समझ आएगा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है AP से, लेकिन टेक्निक सेम ही है, ठीक है। इसके बाद देखो, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, घबराना नहीं है, सिंपली। अब देखो, सपोज़ एक GP गिवन है, क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ द GP इज़, अब GP देखो, GP गिवन कितना है 2832 डॉट 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 इज़ 131072, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इस GP का, ये जो GP है 2832, इस GP का कौन सा टर्म होगा 131072, ठीक है। बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जो AP में था वैसा ही है, तो आपको इसको मान लेना है। क्या इसको आपको मान लेना पड़ेगा nth टर्म, जो आप AP में करते हो वैसे ही करना है। तो लेट nth टर्म बी 131072 और nth टर्म मतलब Tn या फिर An इक्वल्स टू 131072, और nth टर्म को लिखने का तरीका होता है AR टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 131072। अच्छा, अब इस GP से फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, कॉमन रेशियो क्या होगा 8/2 4। अच्छा, अब इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का पावर n-1 इक्वल्स टू 131072, ठीक है ना भाई। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6, फिर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो फिर से 5 आ जाएगा और यहाँ पर 36 आ जाएगा, ठीक है। नहीं देखता हूँ 12, फिर यहाँ पर 11, 5 दिया, फिर यहाँ पर 10 आ गया, ख़त्म, यहाँ पर 3 दिया 6 और यहाँ आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको तुमको प्राइम फैक्टराइज करके 4 के पावर में लाना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 4 टू द पावर n-1 इक्वल्स टू, इसको प्राइम फैक्टराइज करो 65536, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा 1 देता हूँ तो 25, 6 24 15, तो 3 देता हूँ 33 के बाद 8 देता हूँ, तो यहाँ पर फिर से हाँ ये आ जाएगा। फिर 4 से डिवाइड किया तो 4, फिर यहाँ पर 30 0 दे देता हूँ तो 9 36, और यहाँ पर फिर से 6, 4 से डिवाइड किया 1 0 और यहाँ पर 2 4, ठीक है कि नहीं बताओ 2 8, हाँ ठीक है। 4 से डिवाइड किया तो हो जाएगा यहाँ पर 280 20, हाँ 256 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर, रुको 256 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 मतलब 4 का पावर 4, ठीक है। ऑल सेट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसका पावर में ये अगर लाता हूँ स्क्वायर, तो जी हाँ ठीक है। अच्छा जी, तो कितने हो गए 4 यहाँ पर टोटल, 4 यहाँ पर हो चुके हैं आपके 8, है ना। कितने 4 हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर 4 8, है ना। तो इसको लिखो टोटल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4 मतलब 4 टू द पावर 8 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर पावर्स प्लस हो जाएंगे, सिंपल। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 4 टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 8, बेस सेम है कि नहीं बताओ, बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे सेम, तो n का वैल्यू यहाँ से 5 नहीं 9, सिंपल। देयरफॉर दे देता हूँ, तो बेस सेम है इसलिए पावर्स भी सेम, और यहाँ से n का वैल्यू आपका 9। समझ आया, मतलब 9th टर्म जो है इस GP का, उसका वैल्यू आपका 131072 है। तो 9th टर्म ऑफ द GP इज़ दिस,
ठीक है, लिख देता हूँ 9th टर्म इज़ 131072। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस जीपी का 9th टर्म होगा ये। सिंपल। तो बहुत आसान है जीपी भी, है ना, जीपी भी बहुत आसान है। अब देखो सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म T1 या फिर A1 मान लेता हूँ, जिसका फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का जो सम है, मतलब ऐड ऑन करने के बाद जो मिलेगा वो 90 के बराबर है। देन फाइंड द कॉमन रेशियो, फाइंड आर, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। कर पाओगे? फर्स्ट टर्म 1 गिवन है और थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम 90 के बराबर है। फाइंड द कॉमन रेशियो। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। तो फर्स्ट टर्म A, ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 या फिर इसको A भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म आपका 1 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस वाली इक्वेशन से थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में? ये होगा AR² प्लस फिफ्थ टर्म का होगा AR⁴ इक्वल्स टू 90। A कॉमन, R² प्लस R⁴ इक्वल्स टू 90, ठीक है। A का वैल्यू कितना गिवन है? 1, तो A के जगह पर 1 बिठा दो। रुको, तो ये जाएगा R² प्लस R⁴, अच्छा इसको ऐसे लिखता हूँ सजाकर, R⁴ प्लस R² माइनस 90 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें R का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के इक्वेशन में लाना पड़ेगा। इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम मान लेंगे कि R² का वैल्यू इक्वल्स टू x, लेट, ठीक है, मतलब R² का वैल्यू x है, तो देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो देयरफॉर x का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 90 हो जाएगा, रूट के अंदर है, ठीक है। ये आप खुद कैलकुलेट करो, ठीक है, फिर देखो आंसर मिलता है कि नहीं। तो -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 इंटू 90 360 रूट के अंदर बाई 2। तो यहाँ पर -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 361 और 361 आपका 19 का स्क्वायर होता है, मतलब 361 का स्क्वायर रूट 19 होगा बाई 2, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल चुका है भाई साहब। x का वैल्यू क्या है? तो x का वैल्यू आ चुका है 2, कि आइदर x का वैल्यू क्या होगा, आइदर x का वैल्यू होगा -1 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -10, या फिर x का वैल्यू होगा -1 प्लस 19 बाई 2 जो कि होगा 9। और x क्या है? x है आपका कॉमन रेशियो, ठीक है। तो कॉमन रेशियो, रुको, कॉमन रेशियो सॉरी वेट, x हमने क्या लेट किया था? हमने x लेट किया था R², ठीक है, R²। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है आपको, इससे आपको थोड़ा सा लिखना है कि R² का वैल्यू -10 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर आपको क्या करना है, अब इसको आपको यहाँ से लेट करना है कि यहाँ से आप x के जगह पर R² पुट कर दो। तो R² पुट करने के बाद आपको 9 मिलेगा, तो R का वैल्यू आपका +-3 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो आपका नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया कैसे किया हमने? सिंपली हमने क्या किया, सिंपली हमने देखा था
कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हम इसमें क्या नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसका रूट्स नहीं निकाल सकते। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील कर दिया। कैसे, हमने आर स्क्वायर को x मान लिया। ठीक है, अगर आर स्क्वायर का वैल्यू x है तो r टू द पावर 4 मतलब क्या, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो यहाँ पर x स्क्वायर बन गया, सिंपल। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, इसके रूट्स। और आर स्क्वायर का वैल्यू -10 नहीं हो सकता। मुझे बताओ, क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। अगर तुम -3 का भी स्क्वायर करोगे तुमको हमेशा पॉजिटिव मिलता है, और अगर तुम पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तब तो पॉजिटिव ही मिलेगा भाई साहब। तो नेगेटिव आने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब आर स्क्वायर किसी भी वैल्यू का अगर तुम स्क्वायर करोगे, किसी नंबर का स्क्वायर करोगे, कभी भी नेगेटिव आता नहीं है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल केस। तो पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ ये केस है। तो यहाँ से आपका ये +-3 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो भाई बहुत आसान था। ठीक है, समझ में भी आ गया, मज़ा भी आ गया है। अच्छा, तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब देखिए आगे, ये आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्वेश्चंस देख के ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा ट्राई करें कि सॉल्व करने की, बिकॉज जब तक आप अपने डर को नहीं काबू नहीं करेंगे तब तक आपको डर लगता रहेगा और आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, खुद सोचो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, हमें बोला गया है pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म एक gp का a, b और c के बराबर है। जब हमें प्रूफ करना है कि ये और 1 के बराबर है। बहुत आसान है। तो मुझे बताओ pth टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ap लिख सकते हैं ऐसे, a और p। इसका वैल्यू कहा गया है कि ये a के बराबर है। लेकिन उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लेट द gp बी कैपिटल A, कैपिटल AR, कैपिटल AR स्क्वायर, कैपिटल AR क्यूब्ड अप टू इन्फिनिटी। ये चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो कैपिटल लेने का कारण क्या है, कैपिटल लेने का ये कारण है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल a है और स्मॉल r है, तो हम और स्मॉल a और स्मॉल r नहीं ले सकते। ठीक है, इसीलिए हमने कैपिटल A और कैपिटल R लिया है टू रेफ़र टू आवर फर्स्ट टर्म। ये हमारा फर्स्ट टर्म है और R हमारा कॉमन रेशियो है। ठीक है, अच्छा, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन ये है कि pth टर्म मतलब AP का वैल्यू आपका A है और AQ का वैल्यू आपका B है और AR का वैल्यू आपका C है। मतलब rth टर्म का वैल्यू C, qth टर्म का वैल्यू B और pth टर्म का वैल्यू A। अब फॉर्मूला क्या है, GP का फॉर्मूला, pth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत आसान है, AR के पावर में P-1 सिंपल इक्वल्स टू A। जैसे हम लिखते हैं कि अगर फोर्थ टर्म ऑफ ए GP इज़ AR टू द पावर 4-1, मतलब जो यहाँ पर लिखा है वही जगह पावर में जाकर -1 हो जाता है, तो हमें इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें जो P है यही पावर में जाएगा फिर -1 हो जाएगा, सिंपल। फिर यहाँ पर भी सेम ही है, AR टू द पावर Q-1 इक्वल्स टू B और यहाँ पर AR टू द पावर R स्मॉल r-1 इक्वल्स टू C, सिंपल। अब क्वेश्चन में गिवन था ये, तो हमने क्या निकाला, हमने A, B और C का वैल्यू निकाला। तो हम A, B, C की जगह पर ये वैल्यूज हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में AR टू द पावर P-1 होल टू द पावर कितना गिवन है यहाँ पर, Q-R इनटू। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ A के जगह पर ये लिखा, लेकिन A के पावर में ये है तो हमने पूरा होल पावर ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद AR टू द पावर Q-1 होल टू द पावर यहाँ पर कितना गिवन है, R-P इंटू AR टू द पावर स्मॉल r-1 होल टू द पावर P-Q। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो
ये आपका a है, ये आपका b है, होल टू द पावर समथिंग m है। तो ये पावर a के पावर में भी जाएगा और ये पावर आपकी b के पावर में भी जाएगा, और b के पास ऑलरेडी एक पावर है, तो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a के पावर में आपका जाएगा q माइनस आर, और r के पावर में जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। सिमिलरली a के पावर में जाएगा r माइनस पी, और कैपिटल R के पावर में जाएगा q माइनस 1 होल इंटू आर माइनस पी। सिमिलरली a के पावर में जाएगा p माइनस क्यू सिर्फ और सिर्फ, लेकिन r के पावर में जाएगा स्मॉल r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब जितने भी बेस सेम वाले हैं उन सब का पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जितने भी सेम बेस वाले हैं उन सब का पावर प्लस, तो जितने भी सेम बेस a वाले हैं उन सब का पावर प्लस होगा। सिमिलरली जितने भी बेस सेम r है, जिनका भी बेस r है उन सब का भी पावर प्लस होगा। चलिए प्लस करते हैं, प्लस करते हैं। a का पावर हो जाएगा q माइनस आर प्लस यहाँ पर से r माइनस पी। ठीक है, ये और ये प्लस होगा, फिर r माइनस पी प्लस हुआ, फिर p माइनस क्यू प्लस हुआ। ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब a का पावर 0 इंटू r का पावर कितना है, r का पावर है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, प्लस फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये तो लिख लिया है, ये लिख लिया है, अब ये लिखना है बाकी है और ये लिखना बाकी है ना। हाँ, तो ये प्लस q माइनस आर इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करो। सबसे पहले a का पावर तो 0 है, मतलब 1 इंटू आर का पावर भी 0 ही आएगा, देखना। ठीक है, तभी तो 1 आएगा ना आंसर राइट हैंड साइड में। देखो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद p इंटू क्यू, पी क्यू, पी इंटू आर, पी आर करो मल्टीप्लाई। बैठे बैठे करो, बैठे बैठे करना है कुछ काम, ये करो। तो यहाँ पर होगा पी क्यू, रुको थोड़ा सा इसको ब्रश को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जगह नहीं होगा। p इंटू ये पी क्यू हो जाएगा माइनस पी आर। तुम खुद करो, ठीक है, मल्टीप्लाई, जिससे गलती ना हो। मेरा गलती हो सकता है ना, तुम भी थोड़ा देखो। q इंटू आर क्यू क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस ये आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, सब ठीक है, प्लस। हाँ, अब देखो क्या कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा ही ऑब्वियसली। तो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, इसके बाद प्लस पी और माइनस पी कैंसिल। सिमिलरली क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल, प्लस पी आर माइनस पी आर कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मैं वाइट लाइन से भी ड्रॉ कर सकता था, कोई बात नहीं। अब देखो, तो देखा गया कि a के पावर में 0 है और r के पावर में भी 0 है। किसी के भी पावर में 0 होता है तो वो 1 बन जाता है, और हमारा आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, 1 के बराबर आ गया है। तो दिस इज़ योर प्रूफ। ठीक है, दिस इज़ योर प्रूफ। तो हो गया अपना हैंड्स प्रूव्ड, ये आपका हैंड्स प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन ये है, शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ये है कि द थर्ड टर्म है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। मतलब जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। मतलब जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। अगर तुम फर्स्ट टर्म में 9 जोड़ोगे तब तुमको थर्ड टर्म के बराबर का वैल्यू मिलेगा। ऑल्सो सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। जो आपका सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म में 18 जोड़ने के बाद बराबर आएगा। अगर तुम फोर्थ टर्म में 18 जोड़ोगे तब जाके तुमको सेकेंड टर्म के बराबर का वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पर जब आप फर्स्ट टर्म में 9 जोड़ोगे तब तुमको थर्ड टर्म के बराबर का वैल्यू मिलेगा। अब हमें इसी जीपी का, ठीक है, ये जो जीपी है उसमें कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब इस जीपी का हमें 4 नंबर्स
ठीक है, मतलब 4 टर्म्स बताने हैं। तो फर्स्ट टर्म्स निकालने के लिए हमें चाहिए होगा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, तो हमें वो निकालना पड़ेगा इन दोनों से। तो देखो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जीपी में, ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का तो सिर्फ और सिर्फ ए होगा प्लस 9। फिर यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9। ठीक है, अच्छा इसको अभी तक यहाँ तक रखते हैं इसको। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ए आर इक्वल्स टू फोर्थ टर्म का फॉर्मूला ए आर क्यूब्ड इक्वल्स प्लस 18। ओके, तो यहाँ पर ए आर माइनस ए आर क्यूब्ड इक्वल्स टू 18, ए आर कॉमन रहेगा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18। अब मैं इसमें थोड़ा कंटिन्यूएशन करता हूँ, यहाँ से ए कॉमन लूँगा तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9 अपॉन ए। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पर है 1 माइनस आर स्क्वायर और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 1 उल्टा है। ठीक है, एक माइनस का डिफरेंस है, उल्टा साइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेने से जो माइनस यहाँ रहेगा वो यहाँ पर चला जाएगा और हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर और जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से मुझे आर स्क्वायर माइनस 1 को बनाना है 1 माइनस आर स्क्वायर, और इसको बनाने के लिए मुझे एक माइनस कॉमन लेना ज़रूरी है। तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो बन गया 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन ए। इस माइनस को मैं इस तरह लेके जाता हूँ तो 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन ए। तो 1 माइनस आर स्क्वायर का जो वैल्यू है माइनस 9 अपॉन ए वो यहाँ पर पुट कर दो। तो ये जो वैल्यू है आपका, यही वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है सिंपली। ठीक है, यही वैल्यू आपको यहाँ यूज़ करनी है। तो ये बन जाएगा ए आर इंटू, रुको, ये बन जाएगा ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की जगह पर माइनस 9 बाई ए और ए कट गया इक्वल्स टू 18, माइनस 9 से 18 कट जाएगा तो माइनस 2 बच जाएगा यहाँ पर। तो आर का वैल्यू माइनस 2, सिंपल, आर का वैल्यू माइनस 2। कॉमन रेशियो मिल गया है, अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप ए का वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली। तो मैं यहाँ पर फिर से इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन में आर का वैल्यू माइनस 2 पुट कर दो तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9 बाई ए, 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 9 बाई ए, माइनस 3 बाई, अच्छा इसका ऐसे लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू माइनस 9 बाई माइनस 3, ए इक्वल्स टू 3। तो ए का वैल्यू 3 आ गया है और आर का वैल्यू माइनस 2। अब हम टर्म्स लिख सकते हैं जीपी का। तो टर्म्स, 4 टर्म्स, ठीक है, 4 टर्म्स। पहला क्या, ए1 का फार्मूला ए कितना है 3। सेकेंड टर्म का फार्मूला ए आर मतलब 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। थर्ड टर्म का फार्मूला ए आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, ये 4 इंटू 3 12। फोर्थ टर्म ए आर क्यूब्ड, ए 3 आर माइनस 2 का होल क्यूब, यहाँ पर माइनस 8 और ये माइनस 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर के लिए मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ। आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।